गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पर हम बात कर रहे थे प्रतिबल विकृति वक्र की। आज हम बात करेंगे पाइसो अनुपात। किसकी बात करेंगे? पाइसो अनुपात। इधर देखना, पाइसो अनुपात। सिग्मा सिग्मा से इसमें प्रदर्शित करते हैं। इधर देखो क्या होता है। मैंने एक तार ले लिया, इसकी मोटाई है d, आपको केवल समझना है, और लंबाई है l। इस पर मैंने बल लगा दिया mg। तार को खींच रहा हूं। एक तार है जिसकी लंबाई l है, मोटाई d है, इस पर बल mg लगाकर इसको खींचा जा रहा है। जैसे ही खींचूंगा तो इसकी लंबाई में तो वृद्धि होगी और मोटाई में क्या होगी? कमी। तो बाद में तार ऐसा हो जाएगा, लंबा और मोटा हो जाएगा। थोड़ा मोटा पतला हो गया, मोटा थोड़ा पतला हो गया और लंबा हो जाएगा। लंबाई में वृद्धि तो हो गई डेल l। लंबाई कितनी थी पहले? l थी, लंबाई तो बढ़ गई और मोटाई कितनी घट गई? कितनी रह गई? d माइनस डी। पहले d थी, स्मॉल d घट गई, d माइनस क्या रह गई? d रह गई। ठीक है ना भाई? ये डायग्राम इतना सा कह रहा है कि एक तार था जिसकी लंबाई l थी, जिसकी मोटाई कितनी थी? d थी, कैपिटल D। इस पर जैसे तुमने वजन लटकाया, भार लटकाया mg, तो इसकी लंबाई में d वृद्धि हो गई और इसकी मोटाई में कितनी कमी हो गई? स्मॉल d की कमी हो गई। तो कितना रह गई मोटाई? d माइनस डी रह गई। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं पार्श्व विकृति। चल, पाइसो अनुपात ही रहा है, पार्श्व विकृति की बात करता हूं। इधर देखना, पार्श्व विकृति होती है मोटाई में कमी। विकृति क्या होती है? परिवर्तन बटे पहले। विकृति क्या होती है? परिवर्तन बटे पहले वो चीज। पार्श्व विकृति होती है मोटाई में कमी बटे प्रारंभिक मोटाई। यानी कि मोटाई में परिवर्तन व प्रारंभिक मोटाई, मोटाई में कमी व प्रारंभिक मोटाई के अनुपात को पार्श्व विकृति कहते हैं। मोटाई में कमी कितनी हुई है? स्मॉल d। पहले d थी, बाद में कितनी रह गई? d माइनस डी। तो d की तो कमी हुई है और प्रारंभिक मोटाई कितनी है? कैपिटल D। ये पार्श्व विकृति आ गई। अनुदैर्घ्य विकृति हम पढ़ चुके हैं। अनुदैर्घ्य विकृति, और अनुदैर्घ्य विकृति होती है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में परिवर्तन कितना है? डेल l। प्रारंभिक कितनी है? l। लंबाई में परिवर्तन डेल l का हुआ है और प्रारंभिक लंबाई l है। तो भाई पाइसो अनुपात जो होता है ना, सिग्मा, वो होता है पार्श्व विकृति और अनुदैर्घ्य विकृति का अनुपात। अनुदैर्घ्य विकृति का अनुपात। तो पार्श्व विकृति व अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को क्या बोलते हैं? सिग्मा, यानी कि पाइसो अनुपात कहते हैं। तो दोनों के मान रखते हैं भाई। सिग्मा का मान हो जाएगा d बटे डी, तो ये हो गया बटे डेल l अपॉन l। तो सिग्मा बराबर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, डी एल अपॉन डी डेल l। ये सूत्र आ गया। पहले हमने पार्श्व विकृति निकाली, अनुदैर्घ्य विकृति निकाली, और पार्श्व विकृति में अनुदैर्घ्य विकृति का भाग दे दिया, पाइसो अनुपात आ गया। ये परिभाषा है। पार्श्व विकृति व अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को पाइसो अनुपात कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। आ गया। इधर देखना, सिग्मा का मान होता है 0.2 से 0.4 के बीच। 0.2 से किसके बीच होता है? 0.4 के बीच होता है। स्टील के लिए इसका मान 0.19 होता है। तांबे के लिए
0.32 होता है और पीतल के लिए 0.26 होता है, फिक्स है। स्टील के लिए 0.19, तांबे के लिए 0.32, पीतल के लिए 0.26। तो इसका मान लगभग 0.2 से 0.4 के बीच में होता है। ये पाइसो अनुपात है। ये पाइसो अनुपात मैंने बता दिया। अब एक टॉपिक और है, छोटा सा, कोई काम का नहीं है, ज्यादा ही। वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक हमने पढ़ा था y, और y बराबर था mgl/πr²del। ये फॉर्मूला था, यदि आपको याद है, आप घर में पढ़ते हैं तो। यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करने की सरल विधि है, एक साइंटिस्ट का नाम है सरल, उसकी विधि है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करने की सरल विधि यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करने की सरल विधि। इधर देखना, इसमें दो तार लिए, पहला तार लिया ये एक, उसके एक सिरे को दृढ़ आधार से बांध दिया। ये ऊपर किससे बांध दिया? आधार से फिक्स कर दिया। आप सुनते जाइए। पहला तार लिया जिसके ऊपर वाले सिरे को दृढ़ आधार से बांध दिया और इसके नीचे एक पैमाना लगा दिया, प्रधान पैमाना नापने के लिए। प्रधान पैमाना लगा दिया, ये प्रधान पैमाना है, कौन सा पैमाना है? और इसका नीचे का आधार भी क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। एक तार के ऊपर वाले हिस्से को दृढ़ आधार से बांधकर फिक्स कर दिया, नीचे इस पर क्या लगा दिया? प्रधान पैमाना लगा दिया नापने के लिए, और नीचे वाले हिस्से को भी फिक्स कर दिया। अब एक दूसरा तार लिया, उसके ऊपर वाले हिस्से को फिक्स कर दिया और इससे आपने एक पैमाना जोड़ दिया, जिसको बोलते हैं वर्नियर पैमाना। ये वर्नियर पैमाना जोड़ दिया, बी तार है, वर्नियर पैमाना जोड़ दिया और इससे मैंने वजन रखा दिया F बराबर mg। ये वर्नियर पैमाना जोड़ दिया तार बी से और इस पर मैंने वजन mg लटका दिया, ठीक है ना। अब इधर सुनना, इस तार का अपन को यंग का प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करना है y। इधर देखना कैसे होता है। प्रधान पैमाने और वर्नियर पैमाने में अंतर क्या होता है? प्रधान पैमाना तो क्या होता है, जैसे स्केल है, स्केल में 1 2 3 लिखे होते हैं, ये तो प्रधान मान लो। और छोटा पैमाना जो होता है, यानी कि जो बीच की खाने होते हैं छोटे छोटे, उनको नापने के लिए एक छोटा पैमाना और काम में लिया जाता है, उसको बोलते हैं वर्नियर। बड़ी मात्राओं को काम में लेने, बड़ी मात्राओं को, बड़ी रीडिंगों को नापने के लिए तो प्रधान पैमाना होता है, और उसके बीच में जो छोटी छोटी रीडिंगें होती है ना, उनको नापने के लिए वर्नियर पैमाना काम में लेते हैं। यानी कि बड़े अंश को नापने के लिए प्रधान पैमाना और छोटे अंश को मापने के लिए वर्नियर पैमाना होता है। और प्रधान के साथ ही क्या जुड़ा होता है? वर्नियर जुड़ा होता है। प्रधान के साथ ही क्या जुड़ा होता है? वर्नियर, ठीक है ना। तो बड़े अंश को नापने के लिए प्रधान, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि ये प्रधान है और ये वर्नियर है, और उसके साथ ही वर्नियर जुड़ा होता है छोटे अंश को नापने के लिए। तो एक तार था, उसके एक सिरे को दृढ़ आधार से बांध दिया, दूसरे सिरे पर प्रधान पैमाना लटका दिया और इसको फिक्स कर दिया नीचे से। ये क्या कर दिया? फिक्स। इस तार को वर्नियर पैमाना जोड़ दिया, वर्नियर पैमाने से फिर आपने भार लटका दिया। जैसे ही भार लटकाएंगे तो इसकी तार की लंबाई में वृद्धि होगी, तार की लंबाई में वृद्धि होगी, और वृद्धि को कौन नाप लेगा? स्केल नाप लेगा, ठीक है ना। वृद्धि को कौन नाप लेगा? स्केल नाप लेगा। तो क्या चीज मिल गई तुम्हारे को? तार की लंबाई में वृद्धि मिल गई। तार की लंबाई कितनी थी पहले वो पता है तुम्हारे को, भार कितना लटका रखा है तुमने वो पता है तुम्हारे को, तार की त्रिज्या कितनी है वो पता है तुम्हारे को,
तो भाई यंग का प्रत्यास्था गुणांक निकल जाएगा y बराबर mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर डी एल सी। कितना भार तुम लटका रहे हो, भार लटकाया, लंबाई में वृद्धि हुई, भार लटकाया वो तुम्हारे को पता है, लंबाई कितनी थी तार की वो पता है, पाई का मान पता है, आर तार की त्रिज्या, इस तार की त्रिज्या निकलती है स्क्रू गेज से। किससे निकलती है? स्क्रू गेज से निकलती है। स्क्रू गेज एक यंत्र है, ठीक है ना, एक उपकरण है, वो प्रैक्टिकल में आप आपको बताएंगे। इस तार की त्रिज्या निकाल सकते हैं स्क्रू गेज से। निकालनी क्या थी? लंबाई में वृद्धि। तो भाई इसको खींचेंगे नीचे, बाद वजन लटका कर, तो लंबाई बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो बढ़ने के लिए कौन लगा रखा है? स्केल लगा रखा है नापने के लिए, निकल जाएगी। तो इस सूत्र से हम यंग का प्रत्यास्था गुणांक निकाल लेंगे। इसमें हमारे को सारी चीज पता थी, लेकिन लंबाई में वृद्धि पता नहीं थी। लंबाई में वृद्धि हमने भार लटका कर खींचा तो लंबाई में वृद्धि हुई। लंबाई में वृद्धि किससे निकाल ली? दोनों पैमानों की सहायता से निकाल ली जाएगी, और इस सूत्र की सहायता से हम यंग का प्रत्यास्था गुणांक निकाल लेंगे। कुछ भी नहीं है, वजन लटकाओ, लंबाई में वृद्धि हुई, उसको नाप लो, और इस सूत्र की सहायता से यंग का प्रत्यास्था गुणांक निकाल लो। ये यंग के प्रत्यास्था गुणांक की सरल की विधि है, और ये जो मैंने बोला है आपको PDF में मिल जाएगा, एक बार पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें एक टॉपिक और बच रहा है, फिर सवाल देखेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 3 दिन में हम इस चैप्टर को और खत्म करा देंगे। आज 5वां लेक्चर है, 8 दिन में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।